सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग विद्यार्थियों? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के पुनः से उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसएसबी व अन्य सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर अपने साथी मित्रों में शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है? तारा, कुसुम कुमारी, और आगे की विकल्प है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। श्यामा और रजिया बेगम। ये चार उपन्यास है। तारा और कुसुम कुमारी ऊपर देखा, श्यामा और रजिया बेगम। तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का नहीं है। तो तारा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी का है, कुसुम कुमारी भी है, और उसके साथ में रजिया बेगम भी है। जो नहीं है किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास, वो है आपका विकल्प सी उत्तर, श्यामा स्वप्न। और श्यामा स्वप्न ये उपन्यास किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी का। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तारा, कुसुम कुमारी, रजिया बेगम उपन्यास के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, जबकि श्यामा स्वप्न उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है। उसके बाद में किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों को हम लोग देखते हैं। अंगूठी का नगीना, ये अभी एलटी एग्जाम में अब के पूछा गया प्रश्न है। लवंगलता, गुलबहार, लखनऊ की कब्र, जिंदे की लाश, कानन कुसुम इत्यादि। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 40, 41, 42, 43। पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प बी है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि 41 ध्वनियाँ मानी है कच्चायन ने पाली भाषा में। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन जी, इनके अनुसार पाली भाषा में कुल 41 वर्ण थे, जिनमें 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन सम्मिलित हैं। पाली भाषा के एक अन्य वैयाकरण मोगलायन के अनुसार पाली में कुल 43 वर्ण थे, जिनमें 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। यानी इन्होंने मोगलायन जी ने पाली में 43 वर्ण माने हैं, जिनमें 10 स्वर माने हैं और 33 व्यंजन बताए हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। क्या है? ये सारे एक एक करके जो बिंदु हैं आपके एक एक प्रश्न हैं। पाली भारत की क्या है? प्रथम देश भाषा है, आपसे पूछा जाता है। फिर है सर्वसम्मति के आधार पर पाली भाषा का जो क्षेत्र है वो मध्य देश था। अधिकांश बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है। कौन? बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? सौंदर्य शास्त्र,
लालित्य मीमांसा, लालित्य योजना, आनंदिनी वृत्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब विकल्प बी है तो राइट माना जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में लालित्य मीमांसा नाम से पुस्तक लिख रहे थे। फिर संस्कृत और सौंदर्य, ये जो ग्रंथ है नामवर सिंह के द्वारा रचित है। किसका है ये ग्रंथ? नामवर सिंह का है ये ग्रंथ, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आधारित है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यानी संस्कृत और सौंदर्य जो ग्रंथ है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आधारित है। और किसका है? नामवर सिंह जी का। और इसी रचना का जो है अंश दिया गया है यहाँ पर। क्या इसमें कहा गया है? यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे यानी द्विवेदी जी सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? आपके विकल्प हैं बालेंदु शर्मा दधीच, हेमंत शर्मा, और आपके आगे के विकल्प हैं विजय मल्होत्रा, हेमंत दरबारी। प्रश्न एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध, ये सॉफ्टवेयर है लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर, इसको किसने तैयार किया है? तो आप सभी का सही जवाब क्या होगा? यानी लीला हिंदी प्रबोध ये सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि हेमंत दरबारी जी ने लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। लीला हिंदी प्रबोध नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है। क्या है? लीला हिंदी प्रबोध नाम की एक जो है पुस्तक भी तैयार की गई है, और जिस पुस्तक में कुल 26 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 26 अध्याय हैं लीला हिंदी प्रबोध पुस्तक में। विजय कुमार मल्होत्रा जी की जो है पुस्तकें हैं राजभाषा के नए आयाम और हिंदी में कंप्यूटर के भाषिक आयाम। क्या नाम है? राजभाषा के नए आयाम और हिंदी भाषा में कंप्यूटर के भाषिक आयाम। फिर विजय मल्होत्रा को आत्माराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? आत्माराम सम्मान से। किसको? विजय कुमार मल्होत्रा जी को। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है। बहुत ही शानदार नाटक है अंधेर नगरी। इसका जो तीसरा अंक है उसका स्थान क्या है? जंगल, बाजार, राजसभा, शमशान। अंधेर नगरी नाटक में जो तीसरा अंक है उसका स्थान क्या है? तो आप सभी लोगों का जवाब आया है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि जंगल जो है तीसरा अंक का स्थान है अंधेर नगरी नाटक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित ये नाटक है अंधेर नगरी, और इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ है। प्रहसन श्रेणी के इस नाटक को, किस श्रेणी का ये नाटक है? प्रहसन की श्रेणी का। इस नाटक को किसी जमींदार को लक्षित करके लिखा गया है। किसको? जमींदार को लक्षित करके। और ये नाटक कैसा है? व्यंग्य प्रधान है। किस प्रकार का है? व्यंग्य प्रधान है। और इस नाटक में अंक कितने हैं? तो इसमें जो है कुल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। हम लोग देखते हैं जो है अंधेर नगरी जो नाटक के अंक हैं और उनके स्थान को। जो प्रथम दृश्य यानी अंक है उसका स्थान है बाह्य प्रांत,
और द्वितीय अंक है उसका स्थान है बाजार, तृतीय अंक है उसका स्थान है जंगल, चतुर्थ अंक है उसका स्थान है राजसभा, और पंचम अंक का स्थान है अरण्य, और षष्ठ अंक का जो स्थान है वो क्या है, शमशान। तो ये जो है अंधेर नगरी नाटक के 6 अंक और उनके स्थान से संबंध आपके सामने रखे गए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण है। इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन कहाँ से किया गया है? काशी के हिंदू नेशनल थिएटर से। 1882 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से इसका मंचन जो है कानपुर में किया गया है। कब? 1882 में। कौन कराता है? प्रताप नारायण मिश्र जी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है आपको। यानी अंधायुग नाटक है और उसके शीर्षक हैं। तो चलिए हम सभी लोग मिलान करते हैं इसका, देखते हैं कौन सा अंक किस शीर्षक से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ है दूसरा अंक। दूसरा अंक का शीर्षक क्या है? पशु का उदय। क्या नाम है? पशु का उदय। फिर है तीसरा अंक, और तीसरा अंक का शीर्षक क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। फिर है चौथा अंक। चौथे अंक का शीर्षक क्या है? गांधारी का शाप। और पांचवें अंक का शीर्षक है विजय एक क्रमिक हत्या। यानी दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और चौथा अंक का नाम है गांधारी का शाप। पांचवें अंक का शीर्षक है विजय एक क्रमिक हत्या। तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका इसमें विकल्प बी सही उत्तर है। कौन सा? विकल्प बी आपका सही उत्तर है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो नाटक है अंधा युग, तो ये क्या है? गीत नाट्य विधा में आता है। किसमें? गीत नाट्य विधा में। और ये नाटक जो है लिखा गया है 1954 में और प्रकाशित कब हुआ है? 1955 में। ये बात आपको याद रखनी है। लिखा गया है 1954 में और प्रकाशित हुआ है 1955 में। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और भाग कितने हैं? 8 भाग हैं। तो ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर इस नाटक के पात्रों को हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन से इसके प्रमुख पात्र हैं? गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, संजय, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, कृपाचार्य, कृतवर्मा, युधिष्ठिर आदि। गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, संजय, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, कृपाचार्य, कृतवर्मा और युधिष्ठिर। और इस नाटक में केवल एक नारी पात्र है। ये बात बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस नाटक में केवल एक नारी पात्र है, उसका नाम क्या है? गांधारी। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? ये आपके सर्गों के नाम दिए गए हैं। संघर्ष, स्वप्न, निर्वेद, दर्शन, कर्म। इनका जो है सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका आएगा कर्म। क्या आएगा? कर्म। फिर आपका आएगा स्वप्न, और उसके बाद में आपका आएगा संघर्ष। फिर कौन सा आएगा? आपका निर्वेद। और उसके बाद में क्या आएगा? दर्शन। तो ये आपका सही क्रम होगा इसमें। यानी पहले कौन सा आएगा? कर्म आएगा। फिर कौन सा आएगा? स्वप्न आएगा। फिर आएगा संघर्ष। फिर आएगा निर्वेद। उसके बाद में दर्शन। तो EBACD ये आपका क्रम सही होगा, जो कि आगे विकल्प में दिया गया है। तो आपका उत्तर कौन सा है इसमें? विकल्प बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। कामायनी जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और ये क्या है? महाकाव्य है। कामायनी के सर्गों का क्रम इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा,
कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। फिर कामायनी का अंगिरस कौन सा है? तो वो है आपका शांत रस। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। कामायनी का अंगिरस कौन सा है? शांत रस है। कामायनी की कथा का आधार क्या है? ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत। इसमें घटनाक्रम जो लिया गया है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। घटनाक्रम कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। क्या कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना गया है। कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आता है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी धीरेन्द्र वर्मा का कथन है कि पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या कहते हैं? चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर मिश्र बंधु क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधु कहते हैं हिंदी का प्रथम महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इस कथन के, इस यानी कि महाकाव्य के बारे में? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। ये भी कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है, यानी इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में? देखते हैं हम लोग। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं होती है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला रूप और वस्तु दोनों में होती है। कला अखंड है। तो इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं? अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, ये बात सत्य है। अभिव्यंजना के बारे में क्रोचे के अनुसार प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं होती है, ये बात गलत है। फिर अगला है, कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ये भी बात सही है। फिर अगला है इसमें, कला रूप और वस्तु दोनों में होती है, ये बात गलत है। और कला अखंड है, ये बात सही है। यानी कि ए और कौन सा है, सी और ई, ये तीन बातें सही हैं। यही जिस कूट में होंगे ए सी ई, वही आपका सही उत्तर होगा। तो ए सी ई किस में है? विकल्प सी में। यही आपका सही उत्तर माना जाएगा क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में। फिर क्रोचे के अनुसार कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। क्या कहते हैं क्रोचे? कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। क्रोचे ने कला सृजन के लिए
सहज एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान को आवश्यक बताया है। कला सृजन के लिए और स्वयं प्रकाश ज्ञान को आवश्यक बताया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कविता की पंक्तियां हैं और उनके कवि का नाम आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी कविता की पंक्ति किसकी है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप सभी के लिए। हम लोग जो है देखते हैं इसमें कौन सी बातें सही हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये जो पंक्ति है आपकी किसकी है? अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो ये काव्य पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर है विस्तृत नभ का कोई कोना। ये काव्य पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की, विस्तृत नभ का कोई कोना। फिर है आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। ये पंक्ति किसकी है? आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर है श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में। ये कविता की पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की। किसकी है? अज्ञेय जी की। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया मुक्तिबोध की है। विस्तृत नभ का कोई कोना महादेवी वर्मा की है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर निराला की है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में, ये अज्ञेय की पंक्ति है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें आप सभी का जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा विकल्प डी। कौन सा? विकल्प डी कूट आपके लिए सही उत्तर है। फिर उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं, यानी अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये जो है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे से ली गई है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की आपने देखा ही था। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से ली गई है। और राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर निराला की जो की है। और डूब गया हूँ शून्य में, ये असाध्य वीणा की अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही क्रम है। यानी आगरा बाजार ये जो नाटक है, पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही क्रम जो है यहाँ पर हम लोगों को बताना है। तो तरबूज वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, लड्डू वाला, बर्फ वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? आपका आएगा लड्डू वाला यानी कि डी। फिर कौन सा आएगा? तरबूज वाला यानी कि ए। फिर कौन सा आएगा? बर्फ वाला यानी कि ई। फिर कौन सा आएगा? ककड़ी वाला यानी कि बी। और उसके बाद में आएगा पान वाला यानी कि सी। तो डी ए ई बी सी किस में है? आपका विकल्प ए में, और यही आपका कूट सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आगरा बाजार हबीब तनवीर जी के द्वारा रचित नाटक है। किसका है? हबीब तनवीर जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। और इस नाटक में कुल 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और इस नाटक का आरंभ 2 फकीरों द्वारा शहर अशोब नजीर की एक नज्म से होता है। और नाटक में पात्रों का पहले से बाद के संवादों का क्रम आपने देख लिया, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला और पान वाला। फिर पात्रों का नाटक में आने वाले और क्रम है, फकीर लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, कनमैलिया, पान वाला, मदारी, रेवड़ी वाला, चने वाला, बर्तन वाला, शोहदा शायर, हमजोली किताब वाला, तज़किरा नवीस ग्राहक इत्यादि। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन है। यानी इसमें सिंदूर की होली बहुत ही शानदार नाटक है। और इसमें से मनोरमा के जो है कौन कौन से कथन है? तो पहले है, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। तो क्या है?
ये कथन जो है मनोरमा का है, अर्थात विकल्प ए सही है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ, प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता, फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। ये क्या है, गलत है। फिर अगला है कला की भावना किसके भीतर नहीं होती है, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह है। ये कथन जो है मनोरमा का है। फिर अगला है पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है, स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। बहुत ही शानदार कथन। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। तो ये भी क्या है, कथन मनोरमा का है। अगला है तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे, इतना ही नहीं कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। ये कथन जो है मनोरमा का नहीं है। तो ए सी डी ये कथन है मनोरमा के, और जिस भी विकल्प में होंगे ए सी डी वही आपका सही जवाब होगा। तो विकल्प डी में है ए सी डी, यही आपका उत्तर है। सिंदूर की होली नाटक है, ये किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1934 ईस्वी में। और इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। कितने, 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। इस नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। कौन सी समस्या है, वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं। एक बार हम लोग मनोरमा के कथनों को देख लेते हैं। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती है, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। फिर इस नाटक के प्रमुख पात्रों को हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन से हैं पात्र, रजनीकांत, माहिर अली, मनोज शंकर, मुरारी लाल, मनोरमा, चंद्रकला, भगवंत सिंह। कौन कौन से हैं, रजनीकांत, माहिर अली, मनोज शंकर, मुरारी लाल, मनोरमा, चंद्रकला, भगवंत सिंह। और ये कैसा नाटक है, समस्या प्रधान नाटक है। किस प्रकार का है, समस्या प्रधान नाटक है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी के निबंध और निबंधकार का सही युग्म कौन सा है। यानी यहाँ पर प्रसिद्ध निबंध दिए गए हैं और उनके निबंधकार दिए गए हैं। कौन कौन से इनमें से सही युग्म है। सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र, धरती और धान राम वृक्ष बेनीपुरी, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पदम सिंह शर्मा, उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह, नगर वधु पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से निबंध और निबंधकार इनमें से सही है। तो सबसे पहले क्या है, सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र, ये क्या है, सही है। यानी सब मिट्टी हो गया ये निबंध माधव प्रसाद मिश्र जी का है। फिर अगला है धरती और धान राम वृक्ष बेनीपुरी, ये जो है धरती और धान निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नहीं है। फिर अगला है मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, ये निबंध पदम सिंह शर्मा जी का है, यानी कि सही है। अगला है उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह का निबंध, ये जो है नहीं है। और नगर वधु निबंध ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। तो सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पदम सिंह शर्मा, नगर वधु पांडे बेचन शर्मा उग्र, अर्थात ए सी और ई ये जो है विकल्प कूट के रूप में आपका सही है। और ए सी ई जिस विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर है। तो ए सी किस में है, आपका विकल्प बी में, और यही आपका राइट आंसर माना जाएगा, ए सी ई। फिर जो है ए सी डी था, हाँ ए सी डी था, बिल्कुल ठीक है। एक बार हम लोग पुनः से देख लेते हैं। सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र, धरती और धान पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पदम सिंह शर्मा।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों की आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से नए मॉडल पेपर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।